अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जिसका उन्वान है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जनरल साइंस की किताब है, जमात है पंजम, इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। चैप्टर 4 का जो लेक्चर था जिसके अंदर मैंने तमाम के तमाम टॉपिक्स को आपके साथ शेयर किया था, उर्दू में वजाहत के साथ एक्सप्लेन किया था, उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वाली, जो डिटेल्ड के साथ हर टॉपिक्स को मैंने आपके साथ खोल कर बयान किया है, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप बगैर रट्टा लगाए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस को बआसानी और जल्द याद कर लेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि कोर्स से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच डिसीज़ इज़ कास्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन। हवा की आलूदगी की वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? डायरिया, बेसिकली ये एक पेट की बीमारी है, टाइफाइड ये बुखार है, कोलेरा, ये तीनों जो हैं हवा की आलूदगी के साथ कनेक्ट नहीं है। और लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़ों का जो मर्ज़ है वो हवा की आलूदगी की वजह से होता है। तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सेकंड है हमारे पास, द जर्म्स प्रेजेंट इन इट कास्ट टाइफाइड। किस चीज़ के अंदर जो जरासीम मौजूद होते हैं और वो टाइफाइड का जो बुखार है उसकी वजह बनते हैं? सीवरेज वाटर, जो गटर का मतलब कि सीवरेज का पानी होता है, या फैक्ट्री वेस्ट जो कारखानों से जो फुजला निकलता है, फर्टिलाइजर्स खादें, इंसेक्टिसाइड्स या जो कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे वगैरह होता है या उन अद्वियात का इस्तेमाल। तो इसमें हमारे पास सीवरेज वाटर आएगा। जो सीवरेज का पानी है ये बेसिकली अगर जो हमारे घरों से निकलता है, अगर ये पीने वाले पानी के पाइपों के साथ शामिल हो जाए तो इसके जरासीम जो है वो पीने वाले पानी या फिर खाने पीने वाली चीज़ों के साथ जब शामिल हो जाएं और वो इंसान के अंदर जाएं तो वो टाइफाइड की वजह बनते हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है नाकाबिले तहलील, ऐसी चीज़ जो कभी भी तहलील ना हो, जो हमेशा कायम रहे। जैसे मैंने आपको लेक्चर के दौरान मिसाल दी थी, अगर हम दो घड़े खोद कर छोटे छोटे, एक के अंदर बोतल का ढक्कन दबा दें और दूसरे के अंदर सब्जियों के छिलके या फल के छिलके दबा दें, तो कुछ दिनों बाद 10-15 दिन बाद हम उन घड़ों को खोद कर देखें तो बोतल का ढक्कन वैसा ही होगा, लेकिन जो छिलकों वाला घड़ा होगा उसके अंदर में कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय मिट्टी के। मतलब कि वो तहलील हो गया छिलकों का जो भी हमने रखा था। तो अगर मैं ये सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लेक्चर को लाजमी सुने ताकि आपको ये चीज़ें जल्द समझ आ जाएं। तो फीदर्स पर, लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के पत्ते, पेपर, कागज़, ये तीनों चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, ये जल्दी तहलील हो जाती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। पॉलीथीन बैग्स, जो शापर के जिसको हम उर्फिया में लिफाफे बोलते हैं, वो कभी भी तहलील नहीं होते। आप उनको घड़े में दबा दें या बाहर फेंक दें, वो लंबे अरसे तक वैसे ही रहते हैं। तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, डी ऑप्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट मैंने तफसील के साथ लेक्चर में बताया था, आप उसको जाकर लाजमी देखें। तो बेसिकली इसमें जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस की जो है नहीं गैस, ओजोन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं, ऑक्सीजन नहीं करती। और नोट की वजह से हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स काज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा वजह बनती है काज एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की? तो इसमें कलेक्टिंग रबर, अगर आप रबर जमा करते हैं, रीयूजिंग रबर, रबर का इस्तेमाल करते हैं, रीसाइक्लिंग रबर, रबर को पुराने जूते चप्पलें वगैरह तोड़ कर दोबारा रीसाइकिल करके उनसे कोई नई चीज़ टायर वगैरह बनाते हैं, तो बेसिकली कुछ भी नहीं होगा इनसे। बर्निंग रबर, जब आप रबर को आग लगाएंगे तो उससे काला धुआं उठेगा जिसके अंदर हमारे पास जो ख़तरनाक और नुकसानदेह जो ज़रात हैं वो हवा में शामिल होकर हवा की आलूदगी की वजह बनेंगे। तो पाँचवें में हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि हमने इन सवालात के देने हैं। इनके जवाबात मैंने टाइप कर रखे हैं और हमेशा की तरह कि अगर कोई डिमांड करेगा या अगर मुझे जब मुनासिब लगा तो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा कि इन सवालात के जवाबात की जो मैंने PDF तैयार कर रखी है वो आप मुझसे किस तरह हासिल कर सकते हैं, या मैं आपको ख़ुद ही इसका प्रोसेस बताऊंगा। और ये तब होगा जब आपका इन वीडियोस पर, इन लेक्चर्स पर व्यूज़ और लाइक्स की शक्ल में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं आंसर्स आपके साथ खोल के ओपन करता हूँ। तो आंसर्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसका हमने मुख्तसर जवाब देना है, राइट 3 काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आपने हवा की आलूदगी की वजह बनने वाली 3 बातें बतानी है, 3 वजूहात बतानी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसर आपको शो हो रहा होगा। द राइट 3 काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, 3 काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर हेयर बिलो। आपने यही लाइन दोबारा लिख के जस्ट हेयर बिलो लिखना है। तो सबसे पहली वजह है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़, यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। स्मोक फ्रॉम वहीकल्स, वहीकल्स के अंदर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सब से निकलने वाला धुआं। और बर्निंग, बर्निंग का मतलब जलना, ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट का जलना। तो ये तीनों यानी कि फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं और कूड़े करकट का जलना, ये 3 वजूहात हैं जिनसे हवा की आलूदगी होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ आप एक नोटबुक पर नोट्स बनाई जाएँ, लिखते जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट आर द 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ। ज़िंदगी के ऊपर आलूदगी के 4 असरात क्या होते हैं, ये हमने बताने हैं। दोबारा हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं जो कि मैंने टाइप कर रखे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ आर हेयर बिलो। बिल्कुल इसी तरह आपने स्टेटमेंट को लिख के लास्ट में हेयर बिलो लिखना है। तो 4 असरात क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव होंगे। फर्स्ट, इट काजिज़ डाइसीज़, यानी कि जो आलूदगी है ये बीमारियों की वजह बनती है। इट हार्म्स, ये नुकसान पहुंचाती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों को। इट पोल्यूट्स एयर एंड वाटर, जो आलूदगी होती है ये हवा और पानी को आलूदा कर देती है, मतलब हमारे लिए नुकसानदेह बना देती है। इट डैमेजेस द एनवायरनमेंट, तो जो आलूदगी होती है ये माहौल को डैमेज कर देती है, यानी कि उसके अंदर हम खा नहीं सकते, रह नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आप इन चारों इफ़ेक्ट्स को देख लें, नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर महफूज करें और वीडियो देखने के बाद नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ लेक्चर में कवर किया है, आप वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं शॉर्ट आंसर के तौर पर इसको आपके सामने शेयर करूँगा। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का क्या होता है, व्हेन सम गैसेस, जब कुछ गैसें इन द एयर, हवा में, और फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, मिसाल के तौर पर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है कि रास्ता रोक लेती हैं। द सन्स हीट, सूरज से निकलने वाली हीट गर्मी का, एंड स्टॉप इट, और इसे रोकती हैं फ्रॉम गोइंग बैक, वापस जाने से। यानी कि सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर आती है तो वो ज़मीन पर गर्मी को बढ़ा देती है, और लेकिन ये गर्मी जब ज़मीन की हदूद से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये जो गैसें हैं वे इस गर्मी को बाहर जाने से रोक देती हैं, गोइंग बैक स्टॉप कर देती हैं वापस जाने से। द अर्थ बिकम्स वार्मर, तो ज़मीन जो है गर्म हो जाती है। दिस इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो अभी आप आंसर को देख लें, अच्छी तरह रीड करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और मज़ीद तो बात हो रही थी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, आपको मैंने आंसर शो कर दिया तफसील के साथ। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड पर नॉइज़ की वजह से मुझे कभी कभी वीडियो को रोकना पड़ता है। तो थर्ड क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको आप अच्छी तरह नोट करें। ज़्यादा वजाहत के साथ समझना चाहते हैं इसके कंटेंट्स को तो आप मेरे पिछले
लेक्चर की जो वीडियो है इसी चैप्टर की, जो यानी कि 2 वीडियोस बनाता हूँ हर चैप्टर की, आप उस वीडियो को देखें और इसमें मैंने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अच्छी तरह वजाहत के साथ समझाया है। व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल पूरी दुनिया का वार्मिंग गर्म होना, इसके क्या असरात होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बाद लेक्चर की वीडियो में शेयर कर रखा है। तो अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी कि ग्लोब से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब है पूरी दुनिया, वार्मिंग गर्म होना। द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विल बी हेयर बिलो। जस्ट आपने हेयर बिलो का लफ्ज़ डालना है और फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की जो होगी वो वैसे की वैसी आएगी। तो इसमें हमारे पास पहला जो इफ़ेक्ट होगा वो है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ पिघल जाती है। ये जो सर्द इलाके हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर्स की जगह पर मैंने आइस का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो। तो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। मोर रेन्स एंड फ्लड्स, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इस बर्फ़ के पिघलने की वजह से सैलाब भी आते हैं और मौसम के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उसकी वजह से मोर रेन्स, ज़्यादा बारिशें भी होती हैं। और 4 है हमारे पास चेंजेस इन वेदर, तो मौसम में तब्दीली भी हो जाती है। तो गैर मामूली तब्दीली हमें मौसम में देखने को मिलती है। ये चारों असरात हैं जो कि नुकसानदेह या नेगेटिव असरात हैं ग्लोबल वार्मिंग के। चौथे सवाल के बाद हमारे पास 5वां सवाल है, राइट 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। आलूदगी को रिड्यूस कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम कौन से इकदामात बचाव वाले कर सकते हैं। 3 हमने 3 तरीके बताने हैं बचाव वाले इकदामात के जिनकी मदद से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वी पार्ट यानी कि 5 का जो आंसर है ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। स्क्रीन पर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो राइट 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। द 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, तो ये 3 वेज नीचे हैं। इसके आगे भी आप हेयर बिलो लिख सकते हैं। वैसे तो आलूदगी कम करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं लेकिन यहाँ पर 3 पूछे गए थे, तो ये 3 तरीक़ों में से सबसे पहले हम लिखेंगे प्लांट मोर ट्रीज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के इस्तेमाल को हम कम कर दें। रिड्यूस द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रियों के धुएँ को कम कर दें। आप एक चौथा पॉइंट भी बना कर लिख सकते हैं, रिड्यूस द स्मोक ऑफ ट्रैफिक। तो इस तरह ये 3 या 4 जो पॉइंट्स हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसने 3 पॉइंट्स यानी कि 3 वेज पूछा था, 3 तरीके, तो हम 3 तरीक़ों में यही लिखेंगे कि दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज भी नहीं होता और जब ये आग लगती है इसको तो ये काला धुआं पैदा करता है। और तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं रिड्यूस द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ के आगे आप एंड व्हीकल्स भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 जो वेज हैं ये इनफ हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर वी के आंसर को जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हम बुक की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी कि आपने एक जो वजह या फिर कॉन्सेप्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए जवाब देना है, यानी कि दर्जा बदर्जा तरतीब के साथ आपने बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 का पार्ट 1, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ पोल्यूशन। हमने बुनियादी काज वजह पोल्यूशन आलूदगी की बुनियादी वजह क्या है ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की तरफ हम मूव करते हैं जो कि है पार्ट 1 का आंसर। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो रिस्पॉन्स है वो टाइप करके शो कर दिया है। What is the main cause of pollution? The main cause of pollution is human activities. इंसानों की जो सरगर्मियाँ हैं वही बुनियादी वजह हैं आलूदगी की, सच एज़ जैसा कि स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज़
फैक्ट्रियों कारखानों का धुआं, स्मोक ऑफ व्हीकल्स गाड़ियों का धुआं, एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मतलब कि एक तो हम होता है ना बाकायदा जो वेस्ट कचरा है उसको डिस्पोज करते हैं, ठिकाने लगाते हैं, और एक होता है हम गली बाज़ारों में, कोनों में, मोहल्लों में कचरे के ढेर लगा देते हैं, जिसको हम इम्प्रॉपर डिस्पोजल कहते हैं। तो ये तीन बातें जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, ये आलूदगी की बुनियादी वजह हैं। तो आप इस आंसर को देख सकते हैं, मैंने आपके सामने प्रॉपर शो किया है, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर बाद में आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बैन द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं, शापर हैं, जिनमें हम सब्ज़ियां फल लाया करते थे, इन पर पाबंदी क्यों लगाई है इनके इस्तेमाल पर। तो इसकी बुनियादी वजह बेसिकली यही है कि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, गलते सड़ते नहीं हैं। तो खैर हम इसकी वजूहात को लिख के कुछ इस तरह से बताएंगे। बिकॉज़ क्योंकि पॉलीथीन बैग्स, ये जो पॉलीथीन के बैग्स यानी कि शापर या लिफाफे होते हैं, काज पोल्यूशन, ये आलूदगी की वजह बनते हैं। ब्लॉक ड्रेन्स, जो सीवरेज के पाइप हैं उनको बंद कर देते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में गटर बंद होना भी कहते हैं। हार्म एनिमल्स, ये जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड डू नॉट डिकम्पोज ईज़ीली, और ये बहुत जल्द तहलील मतलब कि आसानी के साथ, ईज़ीली का मतलब आसानी के साथ डिकम्पोज तहलील नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लगाई है, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। यानी कि शापर्स की वजह से आलूदगी बढ़ती है माहौल में, और ये सीवरेज के पाइपों को बंद कर देते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर औक़ात ये जब शापर पानी की नहरों झीलों में जाते हैं तो मछलियाँ वगैरह इनको निगल लेती हैं, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा और भी नुकसान आते हैं। एंड डू नॉट डिकम्पोज ईज़ीली, तो ये बागों में, खेतों में पड़े रहते हैं और जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया था। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का, इफ़ इट इज़ रिटन D2W ऑन द पॉलीथीन बैग्स देन वाई देयर इज़ नो बैन ऑन द यूज़ ऑफ सच बैग्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी है, लेकिन अगर किसी पॉलीथीन बैग के ऊपर यानी कि अगर किसी शापर के ऊपर ये लिखा हो D2W, तो ऐसे दुकान वाले को, ऐसे शॉपिंग मॉल को कोई जुर्माना नहीं किया जाता, कोई पूछताछ नहीं की जाती। तो अगर क्या पॉलीथीन बैग पर अगर हम D2W लिखते हैं तो क्या उसका इस्तेमाल जो है अलाउ हो जाता है, या ये कोई स्पेसिफ़िक चीज़ है। तो बेसिकली D2W का मतलब है डिकम्पोज होने वाला पॉलीथीन बैग, जो कि पॉलीथीन बैग नहीं होता लेकिन उसके जैसा होता है। इसकी रीज़न को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। D2W बैग्स आर नॉट बैंड। D2W बैग्स यानी कि जो शापर हैं, जो लिफाफे हैं, नॉट बैंड, उन पर पाबंदी नहीं है। बिकॉज क्योंकि दे आर डिग्रेडेबल बैग्स, उनको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि तहलील के काबिल होता है। तो दे आर डिग्रेडेबल बैग्स, वो तहलील के काबिल बैग्स हैं। यहाँ बैग्स का मतलब बस्ता नहीं बल्कि शापर या लिफाफे मुराद हैं। दे ब्रेक डाउन मोर ईज़ीली, वो जल्दी से ब्रेक डाउन यानी कि टूट फूट, गल सड़, तहलील होना इसकी मुराद है। तो ब्रेक डाउन वो जल्दी हो जाते हैं। एंड काज, और वजह बनते हैं लेस पोल्यूशन, कम आलूदगी की। यानी कि अगर D2W का कोई शापर किसी खेत में, किसी मट्टी के ऊपर पड़ा है, तो वो कुछ दिन बाद खुद ब खुद तहलील होकर मट्टी में शामिल हो जाएगा। पॉलीथीन बैग अगर कहीं पर पड़ा हो तो वो जल्दी गलता सड़ता नहीं है, और काफ़ी बल्कि कई सालों तक वहाँ पर मौजूद रहता है। और इस तरह अगर उनमें मज़ीद लाकर पॉलीथीन बैग्स फेंके जाएं तो आलूदगी बढ़ती रहती है, लेकिन D2W का बैग खुद ब खुद डिकम्पोज होकर मट्टी में शामिल हो जाता है। इस वजह से काज लेस पोल्यूशन दैन अदर पॉलीथीन बैग्स। तो यही वजह है कि ये जो D2W बैग्स हैं, ये दूसरे पॉलीथीन बैग्स की निस्बत लेस पोल्यूशन, कम आलूदगी की वजह बनते हैं। आंसर को आप अच्छी तरह देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी पर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है हमारे पास इन्वेस्टिगेट। तो बेसिकली हमने इसमें खोज लगानी है किस चीज़ की, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डायसीज़ एंड पोल्यूशन। दोबारा से देख लें, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डायसीज़ एंड पोल्यूशन। तो हमने इसकी खोज लगानी है कि इन दोनों चीज़ों का, आलूदगी का और बीमारियों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। स्क्रीन पर आपके सामने मैंने आंसर टाइप करके शो किया है,
तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डाइसीज़ एंड पोल्यूशन। तो बीमारियों और आलूदगी के दरमियान डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। बिकॉज़ क्योंकि मैनी डाइसीज़ बहुत सी बीमारियाँ आर कास्ड होती हैं बाय एयर हवा, वाटर पानी और लैंड ज़मीन की आलूदगी। तो वो इसका जवाब ये है कि जो बीमारियां और आलूदगी हैं उनका आपस में बराह रास्त ताल्लुक़ है, यानी कि आलूदगी होगी तो बीमारियां खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएंगी। और आलूदगी के लिए हमने यहाँ पर एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन तीनों को मेंशन करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का आई पार्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से है कि आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपने माहौल में देखें और उन मटेरियल्स, उन अशिया के बारे में बताएं, निशानदही करें जो बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि ख़ुद ब खुद तहलील हो जाती हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वो अशिया भी बताएं जो ख़ुद ब खुद तहलील नहीं होती बल्कि हमेशा माहौल में, खेतों में, बागों में, सड़कों पर मौजूद रहती हैं और आलूदगी में इजाफ़ा करती हैं। तो इसका आंसर मैं आपके सामने जो है डिस्प्ले कर रहा हूँ एक टेबल की शक्ल में। तो अभी आप देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें जो खुद ब खुद गल सड़ जाती हैं। तो 4 मिसालें मैंने लिखी हैं। पहला है हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्ज़ियाँ जब हम इनके छिलके या अजाफ़ी जो हमने इस्तेमाल नहीं करनी होती चीज़ जब हम किसी जगह पर फेंकते हैं या किसी जगह पर दबाते हैं, ये खुद ब खुद गल सड़ जाते हैं। लीव्स पत्ते, पेपर कागज़ जो है बेसिकली वो भी दरख्त के ही लकड़ी को जो है प्रोसेस करने के बाद बनता है, तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है। फूड वेस्ट और खाना, बचा कुचा खाना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो आसानी से तहलील हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कभी भी तहलील नहीं होती और आलूदगी की वजह बनती हैं। पहला है प्लास्टिक बैग्स, जो यानी कि शापर वगैरह, ये हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी भी नहीं तहलील होते। गिलास बोतल, शीशे की बोतलें, मेटल कैंस, तो लोहे के धाती जो कैंस होते हैं, जैसे बोतलों के कैन हो गए, या फिर जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बीन्स वगैरह आती हैं, तो मेटल कैंस। और कंप्यूटर पार्ट्स, तो पुराने कंप्यूटर के जो टुकड़े हैं, सर्किट हो गए, प्लास्टिक के हिस्से हो गए, ये चारों मिसालें ऐसी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में हम लिखेंगे। तो क्वेश्चंस बाकायदा तौर पर हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। आगे हमारे पास प्रोजेक्ट है और इसके बाद जो है एंड हो जाएगा। प्रोजेक्ट में बेसिकली मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हमने एक नामियाती खाद को तैयार करना है। ये चीज़ें हमने लेनी हैं, यानी कि प्लास्टिक की बाल्टी, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एग शेल्स, हमने सब्जियों और फलों के छिलके और अंडे के छिलके लेने हैं, घास लेनी है, खुश्क पत्ते लेने हैं, पानी लेनी है, और वुडन रोड, लकड़ी की एक शाख लेनी है। तो प्रोसीजर क्या है खाद बनाने का? बेसिकली ये हमें इस वजह से सिखाया जा रहा है कि हमारे घरों में जो छिलके वगैरह, इनमें से कोई भी चीज़ जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, लोग इन्हीं चीज़ों से खाद बनाकर बाकायदा ऑनलाइन सेल भी करते हैं, लोगों को बेचते भी हैं और ख़ुद भी अपने किचन गार्डन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ दिखाना, सिखाना बच्चों को बेहद ज़रूरी है। तो इसका तरीका क्या है? इन अ स्मॉल प्लास्टिक बकेट, छोटी सी बकेट प्लास्टिक की बाल्टी में, पुट पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, आपने डाल देने हैं छिलके सब्जियों के, फलों के और अंडों के। एग शेल्स, जो अंडे का छिलका होता है सफ़ेद रंग का। ड्राई लीव्स, खुश्क पत्ते एंड सम ग्रास, और कुछ घास काट कर ये सारी चीज़ें बाल्टी में डाल देनी है। पावर वाटर, आपने पानी डालना है, सो डैट ऑल ऑफ दीज बिकम वेट, ताकि ये सारी चीज़ें गीली हो जाएं। स्टीर द विद द हेल्प ऑफ अ वुडन रोड, एक आपने लकड़ी के राड की मदद से, स्टीर का मतलब होता है अच्छी तरह हिलाना है, मिक्स करना है। आपस में मिक्स करने के बाद सो डैट दीज कैन गेट ऑक्सीजन, ताकि जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर जब हम हिलाएंगे तो ऑक्सीजन नीचे के हिस्से में भी पहुँच जाएगी। तो आपने इसको रेगुलर बेसिस पर रोज़ाना मिक्स करना है ताकि ऑक्सीजन पहुँचती रहे। व्हेन दीज थिंग्स बिकम ब्राउन, जब ये सारी चीज़ें, कोई सब्ज़ है, कोई सफ़ेद है, कोई रेड है, कोई ब्राउन है, तो जब ये सारी चीज़ें ब्राउन रंग की, भूरे रंग की हो जाएं, इट मीन्स द फर्टिलाइज़र हैज़ बीन मेड, इसका मतलब है कि खाद बनकर तैयार हो चुकी है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसे
इट नामियाती खाद कहते हैं। नाउ यू कैन यूज़ इट फॉर प्लांट्स, अब आप इसे पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम घरों में रोज़ाना सब्ज़ियों के जो छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें हम कचरे में फेंकें, हम इनको रिसाइकल करके इनकी खाद तैयार कर सकते हैं और ये खाद अपने घर में मौजूद गमलों में या पौधों की क्यारियों में डाल सकते हैं। और बहुत से लोग इस तरह की खाद तैयार करके ऑनलाइन जो है बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। ये था चैप्टर 4 जिसकी एक्सरसाइज को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन चैप्टर 5 को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली वीडियो में लेक्चर होगा ऑल टॉपिक से रिलेटेड, जिसको मैं हर टॉपिक को आपके साथ आसानी के साथ जो है वो शेयर करूँगा। और इसके बाद दूसरे पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब तक के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियोस को टाइमली और ख़ुद ब खुद रिसीव करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।